राइट मूव एकेडमी के इस सेशन पर कुछ मैं सीएस पर डिस्कस करूंगा कौन कौन सी कोड्स एंड पॉलिसीज के भी लिस्टिंग रेगुलेशंस में एक लिस्ट को बनानी चाहिए। तो हम लोग मिलकर ये लिस्ट साथ में बनाएंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले से भी लिस्टिंग रेगुलेशंस खोलने पड़ेंगे। तो जो मैं आपके सामने जैसे भी लिस्टिंग रेगुलेशन है सब लिस्टिंग कंपनियों को इन रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें आज हम इसको सिर्फ इस एंगल से स्टडी करेंगे कौन कौन से रेगुलेशन है जो कमिटीज के पॉलिसीज के लिए बोल रहे हैं और उनकी क्या प्रोविजंस। शोर्ट टाइटल डेफिनेशंस में एक्ट एसोसिएट बोर्ड बोर्ड सीट्स कमिटी डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल केएमपी लिस्ट वाटर रिलेटेड पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। यस उसके बाद सबसे पहले कुछ नहीं चलते एप्लीकेबिलिटी में कॉमन ऑब्लिगेशन कंप्लायंस ट्रस्ट रिजर्वेशन। अब ये देखिए रेगुलेटेड एंटिटी शेल है connect documents by classified into two categories as document preservation transaction. Provided that listed entity may keep documents specified for their electronic। तो सबसे एक पॉलिसी तो मिल गई प्री पॉलिसी 36 रेवोल्यूशन 9। और क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। ओके 76 लिस्टेड एंटिटी तो एग्जाम्पशन नहीं है सब लिस्टेड एंटिटीज को है। क्या होना चाहिए पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके अप्रूविंग अथॉरिटी बोर्ड। क्या रहना चाहिए इस पॉलिसी में कंपनी के वर्किंग में वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकल बनते हैं एनुअल टर्न्स टर्न्स है फॉर्म्स है रजिस्टर्स है। तो सबसे पहले रजिस्ट्री रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स को दो कैटेगरी में बांट। कौन सी दो टाइप कैटेगरी में एक जिनको आपको लाइफ टाइम मेंटेन रखना है। इस एग्जाम्पल में आ सकते हैं मिनट्स। फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जो कम से कम 8 ईयर आपको रखने। वाउचर्स हुए अदर रिकॉर्ड्स हुए और ये आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं। ये तो हो गया लॉ। इसका इम्प्लीमेंटेशन लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक पॉलिसी देते गूगल मार्केट जिसमें
बनाई पॉलिसी। ठीक है, ये एक कंपनी का दिखता है। वैकेंगरी का पॉलिसी ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रेगुलेशन 9, ये हम लोग का LOD क्या रहता है स्कोप। ये पॉलिसी हम क्यों बना रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये पॉलिसी हम बना रहे हैं और सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स और रेगुलेशन 9 के हिसाब से, ताकि इनको इसको पता रहे कि कौन से डॉक्यूमेंट कैसे हैंडल करें। फिर डेफिनेशन जो भी इन लोगों ने एक्ट एप्लीकेबल लॉ ऑथराइज पर्सन बोर्ड कंपनी करंट डॉक्यूमेंट, हर कंपनी की स्पेसिफिक है, हर कोई अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट की जो अभी आप 15 पेज की भी पॉलिसी बना सकते हो, 2 पेज की भी बना सकते हो, लेकिन बनाते हुए इसमें ध्यान रखना कि जो दो चीजें बोली कि डॉक्यूमेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांटना, परमानेंट और नॉट लेस देन 8 ईयर वाले, वो इसमें होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इन्होंने ये क्लासिफिकेशन कहाँ, देखो इन्होंने क्या किया है क्लासिफिकेशन में, ये नहीं किया डॉक्यूमेंट परमानेंट नेचर, इसको उन्होंने बोला अनेक्सर 1 में किया। और जो अदर टाइम फ्रेम वाले हैं वो अनेक्सर 2 में लिखा हुआ है। और ये पॉलिसी आपने स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करी है, लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सच डिस्क्लोजर शैल बी हेल्ड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। तो ये इन्होंने ओवरकम किया। डॉक्यूमेंट फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो, और उसके अदर रूल्स, कस्टडी, डॉक्यूमेंट किसकी कस्टडी में रहेगी, वो क्या पावर्स, और पॉलिसी में अल्टरेशन कौन कर सकता है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे करने हैं, कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इन विच डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, फिजिकल में इलेक्ट्रॉनिक में हो सकता है, कैसे ऑथेंटिसिटी इंटरप्रिटेशन, और ये अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड, लाइक अनेक्सर 1 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कमिटमेंट, एमओए, और अदर पीरियड में चार्ज के फॉर्म, डिवेंचर हो गए, मिल्टन, आप सेक्शंस ऑफ कंपनी एक्ट भी रेफर कर सकते हो ये लिस्ट बनाने के लिए, और उसके हिसाब से पॉलिसी बना सकते हो। और कौन सी चीजें जो रूटीन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और डिस्ट्रक्शन का रजिस्टर कैसे रखें। तो ये पॉलिसी हुई, पॉलिसी ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर की हुई है रेगुलेशन में। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पॉलिसी में, तो ये है कोई बात। आगे बढ़े, न्यू स्लाइड। चलो, ये लिस्टिंग रेगुलेशन पे वापस आते हैं। रेगुलेशन 9 हो गया, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं है, स्कीम नहीं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं, नहीं फीस नहीं, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी नहीं, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक ही एंगल से देख रहे हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई पॉलिसी बने, पॉलिसी डेफिनेशंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन नहीं, चेयरपर्सन नहीं, डिप्टी शेयर्स नहीं, 70 years नहीं, अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट नहीं, स्टेटमेंट्स में क्या होना चाहिए नहीं, अप्रूवल नहीं, कंटिन्यूशन नहीं, नंबर ऑफ मीटिंग नहीं, फोरम नहीं, कंप्लायंस रिपोर्ट रिव्यू नहीं। अब ये देखो, रेगुलेशन है 17 सबसेक्शन 4, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड entity shall satisfy itself that plans are in place for orderly succession of appointment to the
board of directors and senior management. So succession plan. तो क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपने को सेटिस्फाई करेगा कि कंपनी के अंदर ऐसे प्लान है कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, सीनियर क्रिएट होने वाली है, तो सक्सेशन के लिए पर्सन ऑलरेडी रेडी है। तो अब ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक सेपरेट सक्सेशन पॉलिसी बना और मे बी मेड पार्ट ऑफ द नॉमिनेशन। तो ये आपकी चॉइस है, मैनेजमेंट के साथ आप डिस्कस करके जिस तरह से भी आपको बनाना है बना सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी में है तो प्लीज इंश्योर करो कि आपके पास ये सेपरेट पॉलिसी है, और अगर नहीं है तो क्या नॉमिनेशन रेजोल्यूशन में सक्सेशन प्लानिंग के बारे में कुछ लिखा है, अगर नहीं तो प्लीज आने वाली मीटिंग में कुछ तो मॉडिफिकेशन करके इसका पार्ट बना लो या नहीं तो। तो ये है सेकंड सक्सेशन प्लान। रेगुलेशन है 4। ओके, अब ये 5 पढ़ो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल ले डाउन ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। Code of conduct shall suitably include duties of independent directors as laid down in Companies Act. So पहले प्रोविजंस डाल दिए। अब इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बोर्ड एंड एस एम। ठीक है, रेगुलेशन 17। तो क्या रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन 17(5) में? रेगुलेशन 75 बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी का है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा जो कि एप्लीकेबल होगा पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे और सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी लिस्टेड रेगुलेशंस में दी हुई है, जिसमें KMP प्लस 1 लेवल बिलो CEO भी आते हैं। और इस कोड ऑफ कंडक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटी मेंशन होनी चाहिए। फिर इसके साथ और जो रिक्वायरमेंट है जो लिस्टेड रेगुलेशन में लिखी हुई है वो एनुअल अफर्मेशन code of conduct by BOD and FMC and this and certificate by CEO regarding visit to be made. ओके, तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कंपनी को एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है जो बोर्ड और एसएमपी पे एप्लीकेबल है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडेड है। और ईयर खत्म होने के बाद और बैलेंस शीट क्लोज होने से पहले आपको एक अफर्मेशन सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और एसएमपी से लेनी है, ये बोलते हैं कि उन्होंने इस कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई किया है। जब सबकी आ जाएगी तो उसके बेस पे सीए अपना कंफर्मेशन दे कि हमने ये प्रोविजंस कंप्लाई किए और वो कंफर्मेशन एनुअल रिपोर्ट पर। ये आपका है नंबर 6। ओके, नेक्स्ट।
ठीक है, इधर कुछ नहीं रिक्वायरमेंट कुछ नहीं, स्टॉक ऑप्शन नहीं, मिनिमम नहीं, प्रोसीजर्स फॉर्म नहीं। यहाँ पे देखिए पहले कॉपी करके, और ये है रिस्क, तो क्या बोल रहे, रेगुलेशन है 17 का 9। तो लिस्टेड कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि इनको कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी हो सकती है, फिर मैनुअल हो सकती है, जो आपको फ्रेम करके रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको देखना है तो गूगल में पर किसी भी कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी देख देख रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऐसे पूरा कमेंट डाल के आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और ये कंपनी स्पेसिफिक रहती है। रिस्क इंटरनल एक्सटर्नल रहते हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करना, हर केस में आपको क्या सेफ गार्ड रखना है, कैसे रिपोर्टिंग करना है, इस पॉलिसी का पार्ट था। अब ये पॉलिसी बनाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रिकमेंड करती है, और अगर एप्लीकेबल, राइट, ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी नंबर 4। चलो सॉरी, अगली पॉलिसी evaluation shall be done by entire shall improve performance of teaching and specialist and the independent मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये जो रिस्क परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है जनरली, इसके लिए जो क्राइटेरिया रहता है वो रिस्क नॉमिनेशन एग्जामिनेशन पॉलिसी का पार्ट बना देता है। आगे जब हम इस पॉलिसी पे आएंगे तो ये 17 ए मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कोई पॉलिसी नहीं है। ऑडिट कमेटी में क्या कंपोजिशन होती है, मीटिंग्स कैसे करनी है, रोल क्या है, कुछ नॉमिनेशन है नॉमिनेशन। बोर्ड कमेटी बनाएगा, चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा, रोल पार्ट डी में किया है। अब रोल में रिस्क मैनेजमेंट नॉमिनेशन रेमुनेरेशन पॉलिसी इसके रोल का पार्ट, शेड्यूल 2 पे चले। ऑडिट कमेटी का रोल, इसमें कोई पॉलिसी ओवरसाइट, रिकमेंडेशन, अप्रूवल, मैनेजमेंट मैटर्स, ये सब काउंट है। स्टेटमेंट ऑफ यूज, मॉनिटरिंग इंडिपेंडेंस, इंटर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, वैल्यूएटिंग, discussion regarding internal investigations, substantial for function lower, utilization of law, mandatory review discussion and ठीक है यहाँ पे पॉलिसी। एनआरसी, अब एनआरसी क्या करती है, formulation of criteria for determining qualification, attribute and independence of director and recommend to board of director a policy relating to the, तो ये आगे आपकी नॉमिनेशन,
क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन पॉसिबिलिटी इंडिपेंडेंस डायरेक्टर। कौन करेगा ये? एनआरसी। और रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या? एक पॉलिसी जिसमें होगा रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, एमपीज एंड अदर एम्प्लॉइज। ठीक है। अब कई कंपनियां इसी में ही इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया भी है। फिर ये काम क्या करेगी? ये देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड देन ये एक हो रही पॉलिसी, डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड। ठीक है। तो टेक्निकली नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी शेड्यूल रोल ऑफ एनआर। ये लिखा हुआ है कि एक पॉलिसी जिसके अंदर रेम्यूनरेशन, फिर आप क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, और आप चाहो तो भी एक और जो पॉलिसी है फिफ्थ होगी, इसके साथ ही ये पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड। क्या कहती है डाइवर्सिटी ऑन बोर्ड? कि आपका जो बोर्ड है उसमें हर एरिया के प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब एडवोकेट ही भर दिए, सब अकाउंट्स के ही भर दिए। और मिक्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, टेक्निकल भी, लीगल भी, जो भी आपकी इंडस्ट्री को स्किल सेट लगता है उसके हिसाब से एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके बेस पे कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वैकेंसीज को फिल करे ताकि बोर्ड फुल्ली डाइवर्स। तो फिफ्थ एंड सिक्स कर दे इसको। रेमुनेशन रेमुनेशन पॉलिसी एंड बोर्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी। ओके। रेगुलेशन है 9। तो इसको देख ले एक बार कैसी होती है नॉमिनेशन पॉलिसी। ये ठीक है। नॉमिनेशन पर्पस क्या है? देखो, फॉर्मुलेट क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग क्वालिफिकेशन, रिकमेंडिंग कैंडिडेट्स, सक्सेशन प्लान, अपॉइंटमेंट रिन्यूअल, रेमुनरेशन, डेफिनेशन, क्या क्या बाकी कवर हो गया। जैसे हर एरिया में पार्ट ए बी सी डी करके। तो पीछे जो हम लोगों ने सक्सेशन प्लान पढ़ा था वो भी आप इसमें भी डाल सकते हैं, ये तो अपनी अलग से सक्सेशन पॉलिसी भी बना सकते हैं। फिर डायरेक्टर्स का जो एट्रीब्यूट हम लोगों ने पढ़ा था जिसके रोल में, रोल में था कि डायरेक्टर का पॉजिटिव एट्रीब्यूट और ये सब देखना। ये ये भी स्टार्टिंग का पॉइंट।
वो भी पॉलिसी का पार्ट है, जो मैं लिखा हुआ है। तो इन सब को कवर करते हुए एनआरसी पॉलिसी प्रोविजंस के लिए रेगुलेशन 19 शेड्यूल 2 नेक्स्ट। चलिए, ऑडिट कमेटी का हो गया, एनआरसी का हो गया। टेक होल्डर कमेटी का इंस्टीट्यूट होगी, इतने डायरेक्टर्स होंगे, साल में एक बार रोल जो है इसके अंदर पॉलिसी आती है कि पार्ट डी और शेड्यूल टू। पार्ट डी, ठीक है, नॉमिनेशन का हम लोग देख, रोल एब्जॉर्बिंग करना, रिव्यू करना, रिव्यू एड्रेस करना। यहाँ पे एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी जो भी सर्विसेज आरटीए रेंडर करते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करेगी और उसका रिव्यू करेगी। तो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट जनरली करना नहीं है, और यहाँ पे आइडियली हर सर्विस के लिए टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका रिव्यू स्टेक होल्डर करते हैं, कोई पॉलिसी अलग से नहीं रिक्वायर्ड। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें देखो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी इसका काम है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना, जो हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट प्लान प्रोविजन 79 करा, उसके साथ ही रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बन रहा है उसी के साथ ही ये पॉलिसी भी कंपलसरी चाहिए, जो आरएमसी बनाएगी और रिकमेंड करेगी इसके अंदर क्या क्या होगा। रिस्क मैनेजमेंट एक होगा फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क होगा। ऑब्वियसली रिस्क पॉलिसी के तहत कौन कौन से रिस्क एप्लीकेबल, रिस्क मिटिगेशन होगा, कैसे करेंगे, और बिजनेस कंटिन्यूटी चलता रहेगा उसके लिए कोई। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड पॉलिसीज रेगुलेशन 79 और शेड्यूल 2 दोनों मिलकर आपका रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनता है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड पॉलिसी पॉलिसी ब्रॉड डॉक्यूमेंट हो गया, प्लान उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर, क्या फॉर्मेट, उस सब। चलो आगे चले। पर्पस डिटेल में इलेबोरेट करने का पॉलिसी के कंटेंट को इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्पेसिफिक टू कंट्री रहेंगी, खाली जो लॉ में मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद एक्चुअल फ्रेमिंग में आप दो चार रेफरेंस लेते हैं मिला के फिर अपने हिसाब से आप पॉलिसी तो उसके यहाँ पे पूरे कंटेंट रेफर करने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं। ऐसे
चलिए। इंस्ट्रूमेंट कमेटी कमेटी हो गई, मेंबर्स होंगे, forum वगैरह, और इसके अंदर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉलिसी बनाना इसके फंक्शन में पार्ट है। विजिल में एक नेक्स्ट है, formulate a vigil mechanism और whistle blower policy for director and employee to report genuine concern। क्या होता है विजिल मैकेनिज्म? अगर आपको कहीं पे भी कुछ कंपनी में गलत होता दिख रहा है तो ये पॉलिसी आपको गाइड करेगी कि आप इसको कैसे मैनेजमेंट के पास अटेंशन में ला सकते हैं। और इसके अंदर प्रॉपर प्रोविजंस होने चाहिए, अगर कॉपी करके फिर डिस्कस। पब्लिक विसल 6 7 रेगुलेशन 22 प्रोविजंस हैं कि आपको विजिल मैकेनिज्म बनाना है या पॉलिसी बनानी है जिसमें डायरेक्टर या एम्प्लॉइज जो है अपने जेन्युइन कंसर्न रिपोर्ट कर सके, तो वो तरीका उसमें दिखाना चाहिए। उसके अंदर अगर जिसने रिपोर्ट की है तो उसके अगेंस्ट में आपको पीनल एक्शन ना ले पाओ, असेंबली ले पाओ, उसके लिए आपको प्रॉपर उसमें स्टेट गार्ड उस पॉलिसी में मेंशन करना है। और कोई एक्सेप्शनल केसेस हो तो ये आपको उसमें मेंशन करके रखना है कि आप कोई भी रिसीव चेयरपर्सन और कमेटी को अप्रोच कर सकते हैं। अब ये दिखती कैसे है? विसल ब्लोअर पॉलिसी, कैसे पॉलिसी बनी, कि क्या कर सकते हैं, किसको बता सकते हैं, रिलायंस की विजुअल मैकेनिज्म एंड विजुअल पॉलिसी। क्या इंट्रोडक्शन है, क्या स्कोप है, क्या प्रोसीजर है, किसको करना है, क्या रोल ऑफ ऑडिट कमिटीज क्या है। रिलेटेड पार्टी एक और पॉलिसी आ गई। ये पॉलिसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखिए, the listed entity shall formulate a policy maturity of related party transaction and dealing with related party transaction, including clear threshold limits duly approved by the, and such policy shall be reviewed at least once every. So next policy पेस्ट कर देते हैं। इस पॉलिसी का नाम है पॉलिसी ट्रांजेक्शन materiality of related party transaction regulation है 20। तो ये पॉलिसी में कंपनी को क्या फॉर्मेट करना है, एक पॉलिसी बनानी है जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की मैटेरियलिटी की कौन सी ट्रांजेक्शन को आप मटेरियल मानेंगे और उन ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को कैसे आप डील करेंगे वो बनाएंगे, और उसके अंदर स्पेसिफिकली लिमिट्स डालेंगे। तो इसको बड़े कर देते क्या क्या करना है। पॉलिसी ऑन मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एक पार्ट, फिर उन
सब ट्रांजेक्शन से कैसे डील करना है, दूसरा पार्ट। फिर उसमें कवर होना चाहिए क्लियर थ्रेशोल्ड लिमिट्स, और अप्रूविंग अथॉरिटी है, लिमिट्स के अप्रूविंग अथॉरिटी है बोर्ड, और इसका रिव्यू होना चाहिए वंस एवरी। तो आपने लास्ट अपना रिव्यू कब किया था, मुझे एक बार देखिए, अभी 24 में है, तो 21 से लेके 24 के 21 से पहले अगर आपने पॉलिसी का कोई भी रेगुलेशन पास किया और बाद में उसका मॉडिफिकेशन किया तो आपको ये रिजल्ट डी। अब मैटरनिटी क्या होती है, ये सब आपका लिस्टिंग रेगुलेशन के प्रोविजंस में लिखा हुआ है, तो जब आप इसको बनाने बैठेंगे तो प्लीज वो सब प्रोविजन देखिए। डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कैसे, कहाँ ऑडिट की अप्रूवल होगी, कहाँ बोर्ड की ऑमनिबस अप्रूवल कैसे होगी, ये सब इस पॉलिसी में कवर चाहिए। तो ये है एट आपकी पॉलिसी ट्रांजेक्शन। क्या मेटेरिटी है, कैसे कहेंगे, किस अप्रूवल का प्रोसीजर क्या है, तो ये सब चीजें उस पॉलिसी के अंदर आपको कवर करके किसकी अप्रूवल लगेगी, किसकी नहीं लगेगी, लेकिन पॉलिसी के लिए उतना ही लिखा है। आप सब्सिडरी के लिए तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड होना चाहिए, फाइनेंशियल डिस्पोजल ऑफ शेयर, तो 24 में नहीं, सेक्रेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट में कोई पॉलिसी रेगुलेशन 25 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या होगी, कोई कंटिन्यू नहीं करेगा, मैक्सिमम टेन्योर, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर लगेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग कैसे होगी, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिजाइन कैसे, फैमिलियराइजेशन। अब यहाँ पर एक फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम के बारे में आप फैमिलियराइजेशन मैं इसको ऐसा लिखे, पॉलिसी आईडी फैमिली। देखो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स आपकी कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में अपडेट करना। अब ये प्रोग्राम किस तरह से कंडक्ट होंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आप एक पॉलिसी बना सकते हो जिसमें कौन कौन से एरियाज आप कवर करोगे, ऑन साइट ऑफ साइट कैसे आप ट्रेनिंग में स्टैंडर्डाइज करोगे, वो सब कर सकते हैं। तो आप ये पॉलिसी एम्बुलेशन पॉलिसी बना सकते हो। अगर आप नहीं भी बना रहे तो प्रोविजंस कंप्लाई करने के लिए साल में एक बार आपको फैमिलेशन प्रोग्राम करना है और उसकी डिटेल्स आपको अपलोड करना है, ऑप्शनल है। अगर आप सब पॉलिसीज बना रहे हैं तो इसको आप नॉमिनेशन एग्जामिनेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं पैराग्राफ में, सेपरेट पॉलिसी। ठीक है, इसका तरफ से इतना ही रहेगा कि आप डायरेक्टर्स को इंडस्ट्री से, कंपनी से कैसे फंड रेज करते हो, क्या पीरियडिसिटी पे प्रोग्राम पे कौन से डायरेक्टर्स कवर हैं, क्या लिमिट्स हैं, ये सब आप इसके अंदर। रेगुलेशन का 7। आगे बढ़ो। प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, आपको चाहिए तो कमेंट लिख के प्रेजेंटेशन ईमेल करवा सकते। कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर करनी हो तो भी
आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, लेकिन बात करें तो एक बार पहले प्रोविजन पढ़ के फिर बात। गूगल का ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, रिव्यू करेंगे क्या क्या करेंगे, लेवल कवर हो चुका है, मीटिंग ऑफ बोर्ड, नो इज हाई वैल्यू। अब आओ केएमपी इंटरेस्ट, कितनी कमेटी में मेंबर नहीं हो सकता, कमेटी पोजीशन बताने। तो अफर्मेशन विद कोड ऑफ कंडक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस, एग्रीमेंट्स के बारे में बोल। बहुत इंटरेस्टिंग है ये लिस्टिंग रेगुलेशन, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता है। वैकेंसीज कैसे भरें, अदर कॉर्पोरेट भरने की क्या है, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी, और इनिशियल लेनी, और प्रायर इंटीमेशन। एक मुझे नहीं दिखी मटेरियल सब्सिडी की, जो मुझे लगता है डेफिनेशन। ये रेगुलेशन, वो मटेरियल सब्सिडी डिटर्मिनेशन के लिए ही एक पॉलिसी है। ये listed entity shall formulate a policy for determining material subsidy, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। न्यू स्लाइड, ओके। तो पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन, राइट। तो क्या कह रहा है, मिडिल सब्सिडी जिसकी नेटवर्थ 10% और कंसोलिडेटेड नेटवर्थ या इनकम से ज्यादा हो, मिडिल सब्सिडी, और इसके लिए एक पॉलिसी करने को, उसका नाम है पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल 60 60। चलो, ये थी पॉलिसी नंबर 23/22, पॉलिसी नंबर 10। ओके, अब हम पहुंचे आपके 10 पॉलिसी तो चलता है, रेगुलेशन लास्ट 20। आगे बढ़ते हैं, तो बोल रहे थे थोड़ा इन्फॉर्मल है, फॉर्मल में से इंटरेस्ट। तो आपको लगता है लिस्टिंग का काम मुश्किल है? तो एक बार ये सिर्फ 49 रेगुलेशन है, एक बार पढ़ लीजिए, ऑलरेडी वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस देख लीजिए, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर कहीं अटकेंगे आप मुझसे पूछिए। देखिए, एक बार अगर आपने एक नई लाइन ओपन हो जाएगी, वो लिस्टेड करने की, चाहे आप सीएस हो। चलिए, इन प्रिंसिपल अप्रैल में कोई पॉलिसी नहीं है, 29। नेक्स्ट 30।
डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट, शैल मेक डिस्क्लोजर। अभी डिस्क्लोजर्स के कंटेक्स्ट में इनसाइडर ट्रेडिंग कोड में दो पॉलिसीज है, एक तो कोड ऑफ कंडक्ट है और दूसरा कोड फॉर फेयर डिस्क्लोजर, दो पॉलिसी। तो इनको भी जो लिस्टिंग आएगा इनसाइडर से उठा लेंगे। न्यू स्लाइड पॉलिसी insider trading code and code dispute। ये है अंडर EIT रेगुलेशन, इसके लिए रेफर कीजिए insider trading regulations with and policy guidelines next day। तो आपको insider trading कोड के हिसाब से भी ये दो कोड एंड पॉलिसीज बनानी पड़ती 11 तो इनसाइडर ट्रेडिंग कोड जो है वो रेगुलेट करता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो कब डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और फेयर डिस्क्लोजर ये बताता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किस किस स्टेज पे आपको एक्सचेंज को या कंसर्न स्टेक होल्डर को डिस्क्लोज करनी है, तो उसके लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये क्या। ओके सर, चले आगे। 11 तो ये डिस्क्लोजर इवेंट में ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है और यहीं पे आपको एक पॉलिसी बनती है, छोड़ते नहीं ये लोग। और 12 और 13 टेस्ट कीजिए। अब ये क्या है, अभी रेगुलेशन 30 में दो टाइप के डिस्क्लोजर हैं। एक जहाँ पे आपको मैच्योरिटी का टेस्ट नहीं लगाना, अगर इसमें से कोई भी इवेंट हुई है तो आपको डिस्क्लोज करना है एक्सचेंज की टाइम। दूसरा है जहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ मैच्योरिटी लगाना है, पार्ट पार्ट भी टाइम किया हो, तो उसके लिए कौन सी ट्रांजेक्शन मटेरियल होगी कौन सी नहीं, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है। ये मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से अलग पॉलिसी। मैटेरियलिटी का ट्रांजेक्शन कौन सी रिलेटेड का ट्रांजेक्शन है जो मटेरियल ट्रीट की जाएंगी, और मैटेरियलिटी पॉलिसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मटेरियल डिस्क्लोज करनी पड़ेगी उस क्राइटेरिया के लिए जो मैंडेटरी। तो इसका नाम है और इसके लिए जो प्रोविजंस हैं वो है रेगुलेशन, और उसके हिसाब से उसमें क्या क्या होना चाहिए वो आपको देखना। टाइप ये है पॉलिसी नंबर 13। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर जाकर देखिए पॉलिसी नंबर यहाँ चॉइस करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, पॉलिसी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई पॉलिसी, क्लासिफिकेशन पर पॉलिसी, स्पेशल राइट टू प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट रिजर्वेशन में कोई पॉलिसी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कोई पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है जनरल पॉलिसी, ऐसे पॉलिसी, ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। ठीक है, रिजल्ट्स में तो एनुअल रिपोर्ट में सेंड टू, एनुअल रिपोर्ट में कोई पॉलिसी
shall contain the following: dividend distribution policy, AIM document shall submit annual report, क्या क्या डिस्क्लोज करो, ड्राफ्ट स्कीम में कोई पॉलिसी नहीं है, सेल में कोई पॉलिसी, सिक्योरिटीज के अदर प्रोविजन में एसआर के लिए पॉलिसी नहीं है, रिकॉर्डर के लिए पॉलिसी नहीं, डिविडेंड के लिए 43 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। ओके, पॉलिसी तो क्या कह रहा है, टाइटल हो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एप्लीकेबल है रेगुलेशन हो गया टॉप 1000 डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है हमको, अभी रेडी करके 2 महीना है, टॉप 1000 लिस्टेड करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बने, जो कि वेबसाइट पे भी रहेगा और वेब लिंक एनुअल रिपोर्ट पे भी रहेगा। उसमें क्या क्या रहेगा, कब आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या पैरामीटर्स कंसीडर की, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर क्या कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कैसे यूज होंगी, और क्या पैरामीटर्स अलग अलग क्लास के लिए use। और अगर आप इसके अलावा कुछ और कर रहे हो तो चेंजेस को एनुअल रिपोर्ट में डिस्कस करो, पॉलिसी नंबर 14। 14 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी रेगुलेशन हो गया 43A। अब हम चलते हैं मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, रिमोट वोटिंग देना है, ये देना है, वो देना है, हमारे चेंज इन वेबसाइट पे क्या क्या होना चाहिए, इसमें कोई पॉलिसी, कंपोजिशन, कोड ऑफ कंडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, विजिल मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिसी और रिलेटेड पार्टी डायरेक्शन कर चुके हैं, डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडी कर चुके हैं, रेमुनरेशन प्रोग्राम, ये एक्चुअल प्रोग्राम्स के बारे में बोल रहा है, पॉलिसीज के बारे में। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, क्रेडिट रेटिंग के लिए कोई पॉलिसी, ये मेटेरियलिटी ऑफ इवेंट जो हम लोग रेगुलेशन 30 में, डेविएशन की कोई पॉलिसी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी अभी हम लोगों ने पढ़ी, एडवर्टाइजमेंट किस चीजों के दिए जाएंगे वो पॉलिसी नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिसी, यहाँ से 80 लिस्ट पे सारी कंप्लेंट्स खत्म होती है। तो हम लोगों ने रिकैप मार लाइट शो कर, ठीक है, तो आज हम करेंगे राइट मूव अकेडमी में कोड ऑफ पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट पॉलिसी, ठीक है, जो बोर्ड अप्रूव करेगा, 2 कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स को बांटेगा, सक्सेशन प्लान होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होना चाहिए, नॉमिनेशन रेगुलेशन पॉलिसी, बोर्ड डाइवर्सिटी पॉलिसी, इसी के अंदर सक्सेशन प्लान भी कवर हो सकता है, कवर हो सकता है,
तो ये पॉलिसी चाहिए, विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी चाहिए जिसके अंदर रिपोर्ट कर सके जेन्युइन कंसर्न, और चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी के पास एक्सेस का मेंशन होना चाहिए, और लिक्विड सेफ गार्ड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, मैच्योरिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पॉलिसी बनानी है, और उसके अंदर ये भी डिफाइन करना है लॉ के डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन। फिर आईडी के फॉर्मुलेशन का प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर आप बनाना चाहते हैं एक पॉलिसी बना सकते हैं, फॉर्मुलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें कैसे कैसे कब कब प्रोग्राम कंडक्ट किए जाएंगे वो बताओगे, और जो प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं वेबसाइट पर। मटेरियल सब्सिडी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके लिए आपको एक पॉलिसी चाहिए। इंसाइडर ट्रेडिंग कोड के हिसाब से इंसाइडर ट्रेडिंग कोड और फेयर डिस्क्लोजर कोड, ये दो कोड बनाने के लिए आपको PID। फिर मेटेरियलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मेटेरियल फॉर रिपोर्टिंग पर्पज, रेगुलेशन 30 कहता है कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है आपको शेयर करनी पड़ती है, तो उसके लिए दो टाइप के उन्होंने कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी में इन्फॉर्मेशन फॉल करती है तो बिना कंसेप्ट और मेटेरियलिटी लगा आपको एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना है, और अगर वो दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रही है तो आपको जो बोर्ड ने बनाई हुई मेटेरियलिटी की लिमिट्स है जो कि लिस्टिंग रेगुलेशन से ही आ रही है, उस लिमिट से अगर ऊपर भी कोई ट्रांजेक्शन है तो एक्सचेंज को आपको डिस्क्लोज करना है। उसके लिए पॉलिसी को डिस्क्लोजर मेटेरियलिटी। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज 14(3)(a), तो मेरे हिसाब से ये 14 पॉलिसीज या कोड है जो आपके पास एक लिस्टिंग कंपनी में होनी चाहिए, कोड छोड़ गए तो फिर अगर इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन रह गई है और किसी और टॉपिक पे अपने को बनाना चाहिए, वो भी आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी शेयर्ड है, तो आप मेरे को करेंगे। थैंक यू। ये आज का सेशन है। अगली सेशन